धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। प्लान की बात कहकर, खास तौर पर हिंदुओं के प्लान की बात कहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, देश के गृह मंत्री अमित शाह हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी हो या भाजपा के छोटभैया कोई भी नेता हो, हमेशा कैराना विधानसभा क्षेत्र को बदनाम करने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ते हैं। मंचों पर चढ़ चढ़ के प्लान के नाम पर कैराना को टारगेट करते रहते हैं और भोपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई और ईमानदार पत्रकार उन वीडियोज को, उन बयानों को हूबहू चलाते रहते हैं। कभी भी जमीनी सतह पर उतरकर क्रॉस चेक करने की कोशिश नहीं करते कि क्या वाकई में वहां पे मुसलमानों के दबाव में हिंदुओं ने पलायन किया है। एक एग्जाम्पल प्लान के तौर पे आपके सामने मैं देना चाहता हूं अपना। मैं भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से आता हूं, एक गांव से वहां से ताल्लुक रखता हूं और आज दिल्ली में बैठकर आपके सामने ये पत्रकारिता की अपनी दुकान चला रहा हूं। तो क्या मैंने प्लान किया है? कारोबार के सिलसिले में निकल के लोग कैराना से भी दिल्ली एनसीआर में आए हैं, नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली में तमाम जगह पे बसे हैं। अब उसको प्लान बताया जा रहा है। जमीनी सतह पर कभी कोई रिपोर्ट सामने नहीं लाई जाती है। तो हमेशा से कैराना को प्लान के मुद्दे पर जब टारगेट सरकार करे, मीडिया करे, तो उसका असर चुनाव आयोग पे भी दिखना लाजमी है। तभी शायद चुनाव आयोग ने घोषित कर दिया है कैराना विधानसभा क्षेत्र को पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे अति संवेदनशील सीट के तौर पर। जी हां, ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए, कागज पे लिख के इसको पढ़िए भी कि चुनाव आयोग ने कहा है कि कैराना विधानसभा सीट जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे अति संवेदनशील सीट है। हालांकि चुनाव आयोग की काबिलियत की बात क्या करें, आज की खबर आपने देख ली होगी। पंजाब में ऐलान किया गया था कि 14 फरवरी को एक ही चरण के अंदर 117 सीटों पर मतदान कराया जाएगा, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी जो मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा और तमाम लोग खड़े हो गए। उन्होंने कहा 16 जनवरी को संत रविदास की जयंती है और हमारे यहाँ जो है पूरे प्रदेश के अंदर इसको लेके बड़े कार्यक्रम किए जाते हैं। बहुत सारे लोग बनारस, काशी यानी कि वाराणसी भी जाते हैं। तो ऐसे में अगर 14 तारीख का चुनाव होगा और 16 तारीख को लोगों को वहां जाना होगा तो एक दिन में तो हवा में उठ के लोग चले नहीं जाएंगे, इसलिए चुनाव की तारीखें बढ़ा दी जाए। तो अब चुनाव आयोग ने तारीख बढ़ा दी है 20 फरवरी। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं चुनाव आयोग में जो लोग बैठे हैं वो कितने काबिल हैं। अब किस तरीके से उन्होंने कैराना को संवेदनशील सीट घोषित कर दिया है, ये आप लोग सोचिएगा। लेकिन मैं बात करने जा रहा हूं कैराना की राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर, जो आज के हालात वहां बन गए हैं उसको लेकर। अभी फिलहाल एक लाइन में कहा जा सकता है कि भाजपा की बेटी और सपा की बेटी के बीच कैराना विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक जबरदस्त लड़ाई देखने को मिल सकती है। देखना दिलचस्प होगा, एक वहीं रहने वाली बेटी और एक दिल्ली एनसीआर में रहने वाली इस बेटी में से किस बेटी की जीत होगी। कैसे कैसे पूरी लड़ाई उभरकर सामने आई है। और एक सवाल ये भी कि आखिर समाजवादी पार्टी ने जब नाहिद हसन को ऐसे टिकट दे दिया था तो अब उसकी बहन को क्यों टिकट दिया है, नाहिद हसन का टिकट क्यों काट दिया है, ये भी विस्तार से आपके सामने रखने जा रहा हूं। खबर को अलग अलग हिस्सों में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। सबसे पहले बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं और बड़ी खबर के मुताबिक ये है कि उन 58 सीटों में से एक सीट कैराना है जहां 10 फरवरी को मतदान होना है। पहले चरण के तहत जहां मतदान हो रहा है कैराना, उनमें से एक सीट है। इस बात को मैं दोहरा के ध्यान से आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। तो यहां से समाजवादी पार्टी ने मुनव्वर हसन के बेटे नाहिद हसन को, जो 2 बार यहां से विधायक रह चुका है 2014 के उपचुनाव में, जिस वक्त आपको याद होगा ना, यहां पे एक नेता हुआ करते थे हुकुम सिंह, उनको मिनी मुख्यमंत्री कहा जाता था, 7 बार के विधायक थे। 2014 में वो सांसद बन गए। सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हो गई। सीट पर चुनाव कराया गया, जिसे आप कह सकते हैं उपचुनाव। तो उपचुनाव में नाहिद हसन यहां से जीत गए समाजवादी पार्टी के टिकट पर। उसके बाद 2017 का आम विधानसभा चुनाव हुआ तो उसमें भी नाहिद हसन की जीत हो गई। और अब 2022 का चुनाव था तो नाहिद हसन ने पर्चा दाखिल किया, आपकी जानकारी में है ये। लेकिन नाहिद हसन का अब टिकट ही बदल दिया गया है। समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन की बहन को यानी कि मुनव्वर हसन की बेटी को, जिनका नाम इकरा हसन है, उनको यहां से चुनावी मैदान में उतार दिया है। और भाजपा ने, आप जानते हैं, ब्रिंगाका सिंह को उतार रखा है जो हुकुम सिंह की बेटी हैं। तो 2 बेटियां आमने सामने हैं। लेकिन खबर के दूसरे हिस्से में ये देख लेते हैं कि आखिर नाहिद हसन का टिकट क्यों काटा है समाजवादी पार्टी ने, क्या हालात उसके सामने पैदा हो गए थे, उनको जान लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो बता दें जो वो गैंगस्टर का मामला है वो क्या है, आपको जान लेना चाहिए। 40 से ज्यादा लोगों पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज था। उसमें इनकी जो माता 2018 में सांसद बनी थी बाई इलेक्शन के दौरान, उससे पहले भी सांसद बनी थी जब उनके पति मुनव्वर हसन की जो है मौत हो गई थी।
तो उनका भी नाम था। तमाम लोग इसमें जमानतें अपनी करवा चुके हैं, लेकिन नाहिद हसन इस पूरे मामले में पेश नहीं हो रहे थे। तो उनके खिलाफ अदालत से वारंट जारी था। जैसे ही उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया, उसके बाद उन्हें अपना एफिडेविट उसमें दाखिल करना था। पुलिस ने उनको उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो अदालत में सरेंडर करने की कोशिश कर रहे थे। ताज़ा खबरों के मुताबिक अदालत ने 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में, यानी कि सीधे तौर पे गए देसी भाषा में जेल भेज दिया थी 14 दिनों के लिए। 14 दिन के बाद अदालत अब इसमें सुनवाई करेगी, या हो सकता है इस बीच में जमानत मिले या ना मिले। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई, वैसे ही आपने देखा होगा कि आदित्यनाथ योगी का एक वीडियो सामने आया गया और उन्होंने कहा कि हिंदुओं का प्लान करने वाले गैंगस्टर लोगों को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है, उस सूची को भी सबने देखा है। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, ये समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। इन पेशेवर अपराधी और माफियाओं को सत्ता में ला करके सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाना, यही इनका सामाजिक न्याय है और यह उनके टिकट में भी स्पष्ट झलकता है। देख लिया आपने किस तरीके से आदित्यनाथ योगी इस पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे खुद पर आदित्यनाथ योगी पर कोई मुकदमा दर्ज ना हो, जैसे सुरेश राणा मुजफ्फरनगर दंगों का आरोपी ना हो, जैसे संजीव बालियान मुजफ्फरनगर दंगों का आरोपी ना हो, जैसे संगीत सोम मुजफ्फरनगर दंगों का आरोपी ना हो, जैसे केशव प्रसाद मौर्य पर मुकदमे दर्ज ना हो। अपने मुकदमे दिखते नहीं है, इनकी जबान कोई पकड़ने वाला है नहीं, मीडिया में पत्रकार है नहीं उस तरीके के, तो जो ये बोलते हैं वही प्रचारित कर दिया जाता है। लेकिन लगता है कि इनके इस बयान से समाजवादी पार्टी हिल गई है और अखिलेश यादव ने टिकट बदलने का ऐलान कर दिया है। तो एक घटनाक्रम वो कि गैंगस्टर में जेल जाना, 14 दिनों तक जेल में रहना, पता नहीं बाहर आगे प्रचार कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा इनका प्रत्याशी, इसलिए टिकट बदल दिया गया। दूसरा, आदित्यनाथ योगी ने इतना बड़ा हमला बोला। लेकिन उससे बड़ी अभी एक खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं। बीजेपी के एक नेता है, नाम है अश्विनी कुमार उपाध्याय, अपने आपको एडवोकेट कहवा, कभी सुप्रीम कोर्ट का बतावा, कभी हाई कोर्ट का बतावा, वकालत उसकी कहीं चलती चुलाती है नहीं। आपने देखा होगा दिल्ली के जंतर मंतर पे नारे लगवाता है, मुल्ले कटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे। इसके अलावा हरिद्वार में जो धर्म संसद होती है वहां भी शामिल होता है। तमाम ऐसे ही मामलों में वो हमेशा लिप्त पाया जाता है। तो उस शख्स ने एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है। उसने कहा कि चुनाव आयोग ने जो नई गाइडलाइन बनाई है उसके मुताबिक जो भी प्रत्याशी है उसके आपराधिक रिकॉर्ड को सार्वजनिक करना होगा, वेबसाइट पे बताना होगा, सोशल मीडिया पे जानकारी देनी होगी, अखबार में विज्ञापन भी छपवाना होगा। लेकिन एक गैंगस्टर जिसका नाम नाहिद हसन है, उसको कैराना से समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया और उसके आपराधिक रिकॉर्ड को सार्वजनिक भी नहीं किया। ये कानून का उल्लंघन है, इसलिए समाजवादी पार्टी पर बैन लगा दिया जाए, समाजवादी पार्टी को बैन कर दिया जाए। जी हां, ये डिमांड की गई है। तो शायद इन्हीं दबाव के चलते अखिलेश यादव ने अब यहां से टिकट बदलने का फैसला कर लिया है। नाहिद हसन को हटाकर उनकी बहन इकरा हसन को मैदान में उतार दिया गया है। तो क्या वाकई में लड़ाई अब दो बेटियों के बीच होने जा रही है? दोनों बेटियों के थोड़े से प्रोफाइल पर गौर कर लेते हैं। देखिए, पहले आपको प्रोफाइल बताता हूं, फिर उसके बाद कुछ राजनीतिक चीजों पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। जो इकरा हसन है वो मुनव्वर हसन की बेटी हैं। मुनव्वर हसन कैराना के बड़े नेताओं में शुमार किए जाते रहे। 1993 से उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की और 2008 में जब उनका एक्सीडेंट हो गया उसमें वो एक्सपायर हो गए। इस 15-16 साल के भीतर उनकी राजनीति खत्म हो गई। इस दौरान वो लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा के और विधान परिषद के चारों सदनों के सदस्य रहे हैं। उसके बाद उनकी पत्नी तबस्सुम हसन भी 2 से 3 बार सांसद बन चुकी है और वर्तमान में जैसे मैंने बताया कि उनका बेटा नाहिद हसन 2 बार यहां से विधायक है। तो इकरा हसन उन्हीं की बेटी है, लंदन में पढ़ी लिखी है। कुछ तस्वीरें मैं आपके सामने रख रहा हूं। लंदन में सीए के खिलाफ जब प्रोटेस्ट हुआ तो ये वहां लंदन में उस प्रोटेस्ट में शामिल थी, यानी कि लंदन से पढ़ी लिखी मुनव्वर हसन की बेटी इकरा हसन अब समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी होंगी। वहीं बात करें मृंगाका सिंह की, मृंगाका सिंह जो हैं 7 बार के विधायक और 1 बार के सांसद रह चुके और जिनको मिनी मुख्यमंत्री कहा जाता था,
बाबू हुकुम सिंह लोग उनको कहते थे, उनकी बेटी है जो दिल्ली एनसीआर में रहती है, वहाँ कैराना में नहीं रहती है, यहाँ पे अपना स्कूल वगैरह बना रखा है, उसको चलाती भी हैं। ये जो है इससे पहले भी कैराना में 2 बार चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन कभी भी कामयाब नहीं हो पाई। जैसे 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने इनको नाहिद हसन के सामने विधानसभा का टिकट दिया, ये हार गई, नाहिद हसन की जीत हुई। इसके बाद 2018 में आपको जब याद होगा हुकुम सिंह की मौत हो गई, उसके बाद उनके लोकसभा क्षेत्र कैराना में उपचुनाव हुआ, बाई इलेक्शन हुआ। वहाँ पर उनकी बेटी को बीजेपी को लगा भाई सिंपैथी मिल जाएगी, मृंगाका सिंह को उतार दिया, लेकिन मृंगाका सिंह नहीं जीत पाई। नाहिद हसन की जो माँ है तबस्सुम हसन यानी मुनव्वर हसन की पत्नी, वो यहाँ से चुनाव जीत गई, यानी कि दूसरी बार लोकसभा में हारी। जब 2019 का चुनाव आया तब भाजपा ने मृंगाका सिंह को टिकट नहीं दिया, प्रदीप कुमार को टिकट दिया जो सांसद बन गए और तबस्सुम हसन हार गई 2019 के आम चुनाव में। अब 2022 में मृंगाका सिंह को फिर से बीजेपी ने अपना टिकट दिया है। तो इससे ये कहा जा रहा है कि एक हुकुम सिंह की बेटी, ये दोनों यहाँ के राजनीतिक बड़े घराने, एक मुनव्वर हसन का घराना, एक हुकुम सिंह का घराना, और दोनों की बेटियां अब चुनावी मैदान में हैं और दोनों आमने सामने हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि कौन जीत पाता है। इसके अलावा कुछ और चीज़ों पर आपको रोशनी डालनी पड़ेगी। जैसे 2014 में जब हुकुम सिंह सांसद बन गए तो इस सीट पर उपचुनाव हुआ, तो उन्होंने अपने भतीजे अनिल चौहान को मैदान में उतारा, यानी कि अपने रहते हुए, अपने दौर में रहते हुए, अपनी कामयाबी के शिखर पे रहते हुए हुकुम सिंह ने कभी अपनी बेटी मृंगाका सिंह को आगे नहीं बढ़ाया। हालांकि अनिल चौहान जीत नहीं पाया, 2017 में भी वो टिकट चाहता था, भाजपा ने उसको टिकट नहीं दिया, तो वो आरएलडी में चला गया और भाजपा ने मृंगाका सिंह को विधानसभा 2017 में मैदान में उतारा, लेकिन वो हार गई। ये वो दौर था जब हुकुम सिंह भी जिंदा हुआ करते थे। अब हुकुम सिंह नहीं है। भाजपा 2018 में जिस सहानुभूति की उम्मीद कर रही थी, जिसके सारे मृंगाका सिंह की जीत का वो सपना सजोए बैठी थी, वो 2018 में चकनाचूर हो चुका है और इसीलिए शायद भाजपा ने 2019 में उनको रिपीट नहीं किया। अब ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या 2022 में मृंगाका सिंह यहाँ पर भाजपा के सपनों को पूरा कर पाएंगी या विधायक बन पाएंगी। इसके अलावा इस पूरे मामले को दूसरे परिप्रेक्ष्य में भी देखा जा सकता है। जैसे अगर नाहिद हसन का ही यहाँ से टिकट रहता और मृंगाका सिंह भाजपा के टिकट पर लड़ती रहती तो ये महिला वर्सेस पुरुष का मामला बन जाता, और अगर मान लीजिए नाहिद हसन की तरफ से या कोई टीका टिप्पणी हो जाती तो उसको लेके मृंगाका सिंह जो है बड़ा मुद्दा बना सकती थी और उसका उन्हें चुनाव में फायदा हो सकता था। लेकिन अब इकरा हसन सामने है तो वो भी महिला है और उनकी जो माता जी हैं तबस्सुम हसन वो सांसद रह चुकी हैं कई बार की, तो उनके साथ रहेंगी। तो ऐसे में जो भी अब होगा वो आमने सामने, दोनों महिला कैंडिडेट हैं, दोनों ही आमने सामने होगा। तो यहाँ का चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है। फिलहाल अभी मुझे लगता है इतनी ही तमाम चीज़ें आपके सामने रखना ज़्यादा बेहतर होगा और जो भी अपडेट आगे आएगा उससे बाद में रूबरू कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चुनाव का तो बिगुल ही बजा है ना। अभी चुनाव तो 10 फरवरी तक आपको जो है क्या क्या करवटें बदली जाएंगी वो धीरे धीरे आपको नज़र आती रहेंगी और ऊँट किस करवट बैठेगा ये भी आपको दिखने लग जाएगा। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।